नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज व्यवस्था प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया के 5वें भाग के अंतर्गत आप सभी को मूल्यांकन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। व्यवस्था प्रक्रिया या प्रबंध प्रक्रिया के हमने 3 चरणों के बारे में पढ़ा है। प्रथम चरण था नियोजन या आयोजन या जिसे योजना भी कहा जाता है। दूसरा चरण हमने जो देखा है वह था नियंत्रण या कंट्रोलिंग का। तीसरा चरण जिसकी कि आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। साथ में हम जो 2 चरण पूर्ण कर चुके हैं जो कि नियोजन और आपके नियंत्रण है उसके अंतर्गत के चरणों को भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन किसे कहेंगे। प्रबंध प्रक्रिया की तीसरी एवं अंतिम प्रक्रिया जो होती है वह मूल्यांकन होती है। यह प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण नियोजन की ओर ले जाती है। व्यवस्थापन में इसका उपयोग नियंत्रण की अपेक्षा अधिक परंतु योजना की अपेक्षा कम होता है। कहने से क्या तात्पर्य हुआ कि मैनेजमेंट के अंतर्गत हम मूल्यांकन का यूज जो है कंट्रोल से ज्यादा, नियंत्रण से ज्यादा यानी सेकंड चरण से ज्यादा यूज में करते हैं, परंतु फर्स्ट जो चरण योजना का था उससे हम कम उपयोग में लाते हैं। मूल्यांकन के दौरान इस बात का अंदाजा या जायजा लिया जाता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार संपन्न हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह कुशल है या नहीं है। नियंत्रण की अपेक्षा मूल्यांकन का प्रयोग साधारणतः सभी करते हैं, अर्थात मूल्यांकन के दौरान हम इस बात का पता लगाते हैं कि हमने कौन सा कार्य जो है वो किस रूप में या किस तरीके से पूर्ण किया है या संपन्न किया है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमने प्लानिंग की थी और उसके लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाई थी वह सही थी या नहीं थी, यानी वह कुशल थी या नहीं थी। हम नियंत्रण की अपेक्षा या कंट्रोलिंग के कंपैरिजन में जब बात करते हैं तो इवैल्यूएशन को हम जरूर काम में लाते हैं या साधारणतया प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि वह सार्थक सिद्ध होता है। नेचुरली आप किसी चीज का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पहले जो सोचे गए लक्ष्य थे या उद्देश्य थे उस योजना के, वो योजना के द्वारा हमें क्या लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करना था, तभी मूल्यांकन सार्थक हो सकता है। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों, जो कि आप ही के लाइफ से जुड़ा हुआ है कि एग्जाम टाइम में है ना, आप एकदम से फाइनल एग्जाम नहीं दे देते हो, बीच में आपके टर्म एग्जाम होते हैं या फर्स्ट टेस्ट बोलते हो जिन्हें स्कूल्स में जब आप देते थे, या बीच में हाफ ईयरली होता था। तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि मेरे अच्छे नंबर आए या मेरी 80% से अबाव आने चाहिए या मैं क्लास में फर्स्ट तो आनी ही चाहिए हूँ, है ना, तो आप उस हिसाब से अपना रूटीन सेट करते थे कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे तक पढ़ाई करूंगा, फिर ये काम करूंगा, उसके बाद रिवीजन करूंगा, रिवीजन हर वीक का जो है मुझे नेक्स्ट वीक में करना है जितना भी इस वाले वीक में पढ़ा है। तो जो आपने लक्ष्य व उद्देश्य को निर्धारित किया है उस अकॉर्डिंग फिर उस योजना पे आपने नियंत्रण रखा। फिर आपके जब उस टेस्ट में मार्क्स आए या आपके उस जो टर्म एग्जाम में मार्क्स आए या हाफ ईयरलीज दिया तो उसमें मार्क्स आए, वो कैसे आए, आपके आशानुरूप या आपके लक्ष्य या उद्देश्य के अनुरूप आए हैं या नहीं आए हैं, है ना। आप इसको इवेल्युएट करोगे, आप उसका मूल्यांकन करोगे। अगर वो कम आए हैं तो क्यों आए हैं, उस कमी को आप अपने फाइनल एग्जाम में दूर करने की कोशिश करोगे जिससे कि आपके जो निर्धारित लक्ष्य थे या उद्देश्य थे आप उनको प्राप्त कर सको। अगर हम अपने कामों का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम अपने कामों को जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण सेटिस्फैक्शन से उसे प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रबंध प्रक्रिया का जो तीसरा और अंतिम चरण है मूल्यांकन का, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण होता है
और उससे यह हम अंदाजा या जायजा लगाते हैं कि हमने जो कार्य पूर्ण किया है वह अपने लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो किस कारण से आपने वो लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, है ना? या तो आपकी प्रक्रिया में कोई कमी रह गई थी, वो कुशल थी या नहीं, या फिर उसके बीच में कोई बाधा आई थी। मूल्यांकन के अंतर्गत आयोजन के विभिन्न चरण और उस पर नियंत्रण का अवलोकन कर संपूर्ण योजना की अच्छाई बुराई देखी जाती है कि परिस्थितियों और योजना में कोई संबंध है या नहीं। अर्थात इवोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो चरण था प्रबंध प्रक्रिया का आयोजन या योजना, उसके विभिन्न चरण और उस पर नियंत्रण का अवलोकन कर हम पूर्ण योजना जो भी बनाई थी वह अच्छी रही या वो गलत रही, इसको देखा जाता है। और साथ में कंडीशंस यानी परिस्थितियों और प्लानिंग में कोई संबंध है या नहीं, यह पता लगाया जाता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य योजना की सफलता को देखना है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, उनका पता लगाना है। यही आयोजन का मार्गदर्शन करते हैं और भविष्य की योजना का आधार तैयार करते हैं। नेचुरल है, यही प्लानिंग को मार्गदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपकी पहले वाली प्लानिंग अच्छी रही है तो अगर आपकी सेम उद्देश्य है नेक्स्ट बार भी या उससे रिलेटेड उद्देश्य हैं तो आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आप भविष्य में जो योजना तैयार कर रहे हो उसके लिए एक खाका तैयार करता है या आधार तैयार करने की कोशिश करता है। वो मूल्यांकन हमारी धारणाओं को जो हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बनाते हैं उन्हें दूर करने में भी सहायता देता है और एक नए दृष्टिकोण से स्थिति को देखने का मौका देता है। नेचुरली आप जब चीज का मूल्यांकन करेंगे तो आपकी जो गलत धारणाएं हैं, है ना, कई बार हो सकता है कि आपने सोचा कि इस कारण से ये चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते, बट आपको वो आपके लक्ष्य प्राप्त हो गए। तो धारणाएं जो गलत धारणाएं स्पेशली हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बनाते हैं उनको दूर करने में सहायता देता है और एक नए दृष्टिकोण को, एक नई सोच को, एक नए विचार की स्थिति को देखने का हमें मौका देने का कार्य करता है। मूल्यांकन नियंत्रण के जांच वाले चरण के समान ही है। मूल्यांकन जो है एक तरह से जो आपने सेकंड चरण प्रबंध प्रक्रिया का देखा था, नियंत्रण के अंदर जो सेकंड चरण था नियंत्रण का, वापस से सेकंड चरण जांच वाला, उस चरण के समान ही है। इसमें संपूर्ण रूप से पुनः आपको अवलोकन किया जाता है। गृह प्रबंध में मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्व है। यह व्यक्ति को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। आप नए दृष्टिकोण से, नई सोच से वापस देखते हो और उसको देखने के लिए आपको प्रेरित करता है ताकि स्थितियों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जा सके। उदाहरण के लिए बच्चों, एक गृहिणी गृह कार्य के लिए दिन भर की योजना बनाती है। वो योजना अनुसार काम भी करती है दिन भर, परंतु जब रात्रि में दिन भर के कार्यों के बारे में सोचती है तो उसको पता चलता है कि उसके बहुत सारे काम जो कि काफी महत्वपूर्ण थे वह बाकी रह गए, शेष रह गए, वो कर नहीं पाई है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, समय अभाव हो सकता है या थकान हो सकती है, और इन दोनों ही कारणों में से वह किसी कारण से उसको संपन्न नहीं कर पाई है, अथवा जो उसके उद्देश्य थे, है ना, जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त नहीं कर सकी है। अब जब गृहिणी दूसरे दिन की योजना बनाती है तो वह इस तरह बनाती है कि पहले दिन का छूटा हुआ काम भी संपन्न हो जाए, साथ ही उसमें जो कमियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई थी, वह न रहे या उसका निराकरण किया जाए। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की त्रुटियों में सुधार करेंगे ताकि काम समय पे संपन्न हो सके। मूल्यांकन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें से कुछ परिभाषाओं को बच्चों हम देखेंगे। इसमें से प्रथम है ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। दूसरी डेफिनेशन निकल एवं डॉर्सी के अनुसार मूल्यांकन का कार्य पिछली योजनाओं के क्रियान्वित होने के उपरांत कार्यों के परिणामों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों द्वारा
भविष्य की योजनाओं को पिछले त्रुटियों से मुक्त रखना है, अर्थात आपने जो मूल्यांकन कर रहे हैं, जो पहले की योजना का ही करेंगे आप, जो कर चुके हैं काम, यानी पिछली योजनाओं के क्रियान्वयन होने के उपरांत जो उसके परिणाम रहे उसका अध्ययन करना है ना, और उसके जो परिणाम रहे उसके आधार पे फ्यूचर की योजनाओं को बनाना है, जिससे जो पहले वाले जो कार्य थे उसमें जो त्रुटियां रह गई है या कुछ भी समस्या रही थी या कोई बाधा आई थी, उन सभी चीजों से हम उसको, उस प्लानिंग को या उस योजना को दूर रख सकें। अब हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन की क्रिया से हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती है। पहली है, योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिली या नहीं मिली है। इसी तरीके से दूसरी जानकारी क्या प्राप्त हो रही है, समय पर कार्य संपन्न हुआ या नहीं। यदि नहीं हुआ समय पे कार्य तो क्या कारण थे, क्या समस्याएं आई थी। तीसरी जानकारी प्राप्त होती है, उद्देश्य की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हुई है। भविष्य में कार्य करने हेतु उन कठिनाइयों का निवारण करना जो कि पहले आ चुकी है, क्योंकि आप इवोल्यूशन कर रहे हो, आपको पता चल गया है कि हमने ये योजना बनाई थी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो इनको दूर करें, यानी भविष्य में कार्य करने हेतु उन कठिनाइयों का निवारण करना जो कि पहले से आ चुकी हैं। भविष्य की योजना के लिए एक आधार प्रस्तुत करना, यानी कि एक बेस बना देता है वो फ्यूचर प्लान्स के लिए। सिक्स्थ और लास्ट है, नई तकनीक, सूझ विचार और विधियां एवं उपाय प्राप्त करना, कि हम क्या नई तकनीक का यूज कर सकते हैं, हम क्या पहले वाली विचार जो जिसके लिए बेस उसने तैयार कर दिया है भविष्य के लिए, क्या विधियों को प्राप्त कर सकते हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इन सब के बारे में जानकारी देने का कार्य मूल्यांकन द्वारा ही किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन क्रिया के द्वारा हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त होती है कि योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिली या नहीं मिली। अगर सफलता मिली है तो क्या प्लस पॉइंट्स रहे, और अगर नहीं मिली या उस अनुकूल नहीं मिली है तो क्या समस्याएं रही, यानी कि उद्देश्य की प्राप्ति हमने कहाँ तक की है, साथ में क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उनको कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो भविष्य में यह कार्य करने के लिए मदद करता है और भविष्य की योजना के लिए एक आधार बनाता है, साथ में नई तकनीक, सूझ विचार और विधियां ये देने का कार्य करता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में। लेविन ने मूल्यांकन के 4 उद्देश्यों को दिया है। उसमें से सर्वप्रथम उद्देश्य है यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, अर्थात हमने जो योजना बनाई थी उस पे कंट्रोल किया और इवोल्यूशन के द्वारा हम ये देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या उद्देश्य प्राप्त हुए हैं और क्या उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरा जो उद्देश्य है मूल्यांकन का वह यह है कि अगली योजना के आधार के रूप में प्रयोग लाना, अर्थात यह एक बेस तैयार करता है नेक्स्ट प्लानिंग के लिए, यानी जो आपने फर्स्ट प्लानिंग की है जिसको कि आप पूरा कंप्लीट कर चुके हो, जिसमें आपका तीनों ही स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात आपका योजना आ गया है, उसका नियंत्रण आ गया, उसका मूल्यांकन आ गया है। तो मूल्यांकन के द्वारा ये पता लगा रहे हो आपने क्या प्राप्त किया है, कितना परसेंटेज ऑफ वो चीज आपको अचीव हुई है, उसके अंदर क्या बाधाएं आई थी, तो वो एक बेस, एक खाका तैयार करती है अगली योजना के लिए। थर्ड है संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, यानी जो कंप्लीट प्लानिंग थी उसके अंदर उसको संशोधित करने के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। साथ ही लास्ट उद्देश्य होता है मूल्यांकन का नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, यानी कि नई सोच को प्राप्त करना, नई सूझ को प्राप्त करना, नए विचारों को प्राप्त किया जाता है मूल्यांकन के द्वारा। कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपने जो योजना बनाई थी उसके कुछ लक्ष्य थे, कुछ उद्देश्य थे जो आपने प्राप्त किए हैं। अगर आपको कुछ कम प्राप्त हुए हैं तो वो आप सोचते हो कि क्या बाधाएं आई थी, क्या समस्या आई थी जिसके कारण से वो कम प्राप्त हुए हैं, तो हम उसमें क्या नई चीज करके या क्या प्लानिंग में बदलाव करके
हम उन उद्देश्यों को 100% प्राप्त कर सकते थे, यानी कि एक नई अंतर्दृष्टि देने का कार्य करता है। अर्थात आज जो हमने मूल्यांकन के अंतर्गत देखा है वह यह देखा है कि मूल्यांकन किसे कहा जाता है। साथ ही मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें जो एक बेस मिल रहा है जो कि हमारी नेक्स्ट प्लानिंग के लिए काम में आता है, इनके उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी है। मूल्यांकन जो है वह गृह प्रबंध का तीसरा चरण होता है। नेक्स्ट वीडियो में या हम यह कहें कि कल के वीडियो में हम मूल्यांकन को आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रकार को देखेंगे। साथ ही में प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन के मध्य में जो अंतर संबंध है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों।